नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महासंग्राम का 7वां चरण, लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और अंतिम चरण यानी 7वें चरण का प्रचार भी गुरुवार शाम को थम चुका है। अब 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। मतदान संपन्न होने के साथ देश की सभी 543 लोकसभा सीटों में से 542 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भीतर कैद हो जाएगी। सूरत में भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, यानी देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो जाएगा। चुनावी शोर थम जाएगा और 4 जून को आने वाले परिणाम की सभी को प्रतीक्षा रहेगी। अंतिम चरण में जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है, वहां एक तरफ तो चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी मतदान के लिए तैयारियों में जुट गया है। मतदान सामग्री वितरित हो रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान टीम मतदान केंद्रों पर सही समय पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था जमा ले। उत्तर प्रदेश में जिन 13 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान है, वहां भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग भीषण गर्मी के बीच भी मतदान दलों को रवाना करने के लिए सभी तरह की तैयारी कर चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी के क्या है हाल और इस भीषण गर्मी में चुनाव की गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं 7वें और अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम को समाप्त हो गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 1 जून यानी शनिवार को मतदान है। इन प्रदेशों से कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भी सीटें शामिल हैं। इस चरण में पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं उड़ीसा की 42 विधानसभा के अलावा हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इस चरण में बिहार की 8 सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद पर 134, चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला पर 37, झारखंड की 3 सीटों राजमहल, दुमका, गोड्डा पर 52, उड़ीसा की 6 सीटों मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर पर 66, पंजाब की 13 सीटों गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला पर 328, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज पर 144 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों दमदम, बारासात, वशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर पर 124 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इन राज्यों में मतदान दल रवाना हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी वाले राज्यों में गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम किए हैं। तो 7वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर और देश के 97 सीटों पर 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर नजर डालिए तो ये इसलिए भी सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल के साथ साथ काफी चर्चित मुकाबला इन 13 सीटों का आप कहें कि 7वें चरण का है तो ये बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 7वें चरण में चुनावी मैदान में है वाराणसी से। तो वाराणसी पर तो सबकी नजर होगी ही और इसके साथ ही कई और सीटें हैं जिन पर नजर होगी। अपना दल की 2 सीटों पर नजर होगी, क्योंकि इस इलेक्शन में, इस फाइट में ये जो अंतिम लड़ाई है और ये 13 सीट पूर्वांचल की 13 सीटें हैं जिनके लिए कहा जाता है कि पूर्वांचल पर काफी जोर लगाया है तमाम दलों ने। इस चुनाव में कांग्रेस की भी 4 सीटें, यानी कांग्रेस के 4 कैंडिडेट मैदान में हैं और समाजवादी पार्टी के बाकी कैंडिडेट भी मैदान में हैं। बीएसपी
देख लीजिए, सीधे तौर पर अकेली ही फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार भी हम देखेंगे कि बीएसपी का कितना जो वोट परसेंट है वो निकलकर सामने आता है, क्योंकि काफी टफ फाइट बीएसपी के साथ नहीं दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर मुकाबला दोनों दलों में दिखाई दे रहा है, एक इंडिया अलायंस और एक एनडीए। चलिए, मिलियन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम आगे इन सीटों को समझने की कोशिश करेंगे। विवेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज देवरिया से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से आदित्य जुड़े हुए हैं। विवेक, इसलिए ये हाई प्रोफाइल मुकाबला हो जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनावी मुकाबले में हैं और वाराणसी तीसरी बार जहां से वो चुनावी मैदान में है। वाराणसी कहा जाता है कि काशी से जो संदेश गया वो न केवल वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गया और पूर्वांचल में खासतौर पर। तो इन 13 सीटों को सीधे तौर पर इफेक्ट करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचार प्रसार रहा। वाराणसी में हमने देखा कि आखिरी दिनों में वो वहीं पर ही मौजूद रहे, और फिर गोरखपुर जहां पर योगी आदित्यनाथ की खुद की साख भी है। और ऐसे में जाहिर सी बात है इन तमाम सीटों पर नजर तो बनी ही हुई है। और इसी के साथ ये भी आपसे जानने की कोशिश होगी कि जब हम चर्चा करते हैं कि चुनाव तो मुद्दे होते हैं और वो नेता अपने हिसाब से कौन से मुद्दे जनता के बीच में रखने हैं, किन मुद्दों पर जवाब देना, ये तय करते हैं। कई सारे मुद्दे इन 7 चरणों में गूंजे, लेकिन 7वें चरण में वो कौन से मुद्दे रहे जो आपको लगता है कि सीधे तौर पर इन 13 सीटों के लिए रहे होंगे? विवेक। देखिए पारुल, अगर बात की जाए तो ये विवेक का फ्रेम फ्रीज हुआ है और हम विवेक की तरफ लौटेंगे क्योंकि जी कहिए, आवाज आ रही है आपकी। फ्रेम फ्रीज है जी, कहिए विवेक। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है और आखिरी चरण में पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्र की 13 सीटों पर मतदान होनी है। इसके पहले 14 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, कुल 27 सीटें पूर्वांचल से आती है। उत्तर प्रदेश जो एसपी लोकसभा सीट जीता है, कहीं ना कहीं सत्ता बनाने का एक रास्ता जो है तय करता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। विवेक के नेटवर्क में इशू है, विवेक को फोन पे कनेक्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्लियरली उनसे एटलीस्ट डिस्कशन कर पाए। ठीक है, लौट रहे हैं विवेक आपके पास क्योंकि आपका वॉइस बार बार ब्रेक हो रहा है, फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। ठीक है, देवरिया लिए चलते हैं। शशांक हमारे साथ, माफ कीजिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक मणि त्रिपाठी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं, संदेश यादव बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। देवरिया में क्या देख रहे हैं फिरोज, किस तरह की फाइट है और किस तरह का मुकाबला है? कौन से मुद्दे जो ज्यादातर जनता के जहन में रहे, क्या बताएंगे? और चुनाव आयोग की तैयारियां, जो आज मुख्य प्रश्न है कि इतनी गर्मी में चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी होंगी, और उसके अलावा जनता को बाहर निकालना, पोलिंग बूथों तक लाना, चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें, ये चुनौती भी है। पारुल, आपको बता दें कि जैसा कि देवरिया में अन्य जगहों की तरह, जैसे देवरिया में 7वें चरण में चुनाव होना है, यहाँ पर भी इंडिया एयरलाइंस और एनडीए के बीच ही कड़ा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है वो कहीं मुकाबले में नहीं है। और कई जगह हमने बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, हमने बात की उनसे, उनका ये कहना था कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है फाइट में नहीं आता है, तो ये जो मत है कहीं ना कहीं कुछ जगह पे तो एनडीए पे जा रहे हैं और कुछ जगह इंडिया एयरलाइंस पे जा रहे हैं। और जहां तक चुनाव की बात है कि इस भीषण गर्मी में चुनाव कितनी तैयारी की है, तो आपको बता दें कि देवरिया जनपद से 3 जगहों के लिए यहाँ से बनाया गया था कि पोलिंग बूथ की जो पार्टियां हैं वो रवाना होगी, जीआईसी, महाराजा इंटर कॉलेज और स्टेडियम। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अच्छी तरह के टेंट भी लगाए जाने थे, जिसके जिक्र जिलाधिकारी ने हमसे बात करते हुए कहा था। लेकिन रात बड़ी जम के आंधी और तूफान आया था, जिसकी वजह से आज मौसम कुछ ठंडा हो गया, जो उस तरह के टेंट नहीं लगाया सके। जहां तक गर्मी का सवाल है तो लगातार 45 से लेके 48 तक का टेम्परेचर रह रहा है और इसमें चुनाव काफी मेहनत कर रहे हैं। जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह मतदाता निकले। लेकिन मौसम अगर इस तरह बेरुखी दिखा रहा है कि लोग 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं और बड़ी मुश्किल है कि लोग इस गर्मी में निकले। लेकिन चुनाव फिर भी कोशिश कर रहा है, जनपद के जो भी अधिकारी चुनाव के लगाए डोर टू डोर जाके मेहनत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मतदान के लिए निकले। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर गर्मी कम हुई तो देवरिया में चुनाव का जो पारा है, जो मत प्रतिशत है वो बढ़ेगा। अगर इस तरह भीषण गर्मी रही तो शायद पिछली बार से
मत प्रतिशत है वो कम होगा। जी, मत प्रतिशत कम होगा। और कानपुर से जो खबर आई जिसमें बताया गया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो भीषण गर्मी से मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है, ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। फिर उसकी वोटर्स जो हैं वो घरों से बाहर निकलें और वोट करें। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कितनी भीषण गर्मी में वोट परसेंट बढ़ेगा या नहीं, ये भी अपने आप में चुनौती है। आदित्य के पास हम चले जाएंगे। गोरखपुर से आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि किशन सांसद हैं, कलाकार हैं, काजल निषाद उनके सामने चुनावी मैदान में हैं, जावेद सिमनानी बीएसपी से कैंडिडेट हैं। क्या देख रहे हैं गोरखपुर में? कहा जा रहा है कि वीवीआईपी सीट ये भी है और जाहिर सी बात है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये क्षेत्र है, तो उनकी भी साख दाव पर बड़े वोट परसेंट से निकालनी होगी ये सीट। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां और गर्मी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना, किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं और जनता में किस तरह का रुझान देख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 5 बार से लगातार सांसद रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पर जो सीट खाली हुई थी उस पर रवि किशन, जो कि एक कलाकार भी है, उनको यहाँ पर उनके द्वारा उतारा गया था। जिस समय उन्हें उतारा गया था उस समय योगी आदित्यनाथ बहुत ही प्रचंड बहुमत से उनकी विजय कराए थे। इस बार भी उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ काफी रैलियां की हैं उनके लिए। कल ही वो एक विशाल रैली रोड शो भी किया गोरखपुर में। और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ सीधी टक्कर केवल सपा के कैंडिडेट काजल निषाद से है। जैसा कि आपको बता दूं कि पिछले बार 3 लाख के अंतर से भाजपा रवि किशन जो यहाँ के प्रत्याशी थे उन्हें जीत प्राप्त हुई थी। इस बार ये मत प्रतिशत और अत्यधिक करने के लिए कि जो जीत का अंतर हो 5 लाख से ऊपर हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने काफी मेहनत की है। और जनता के द्वारा गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको भारी मतों से जिताने के लिए बहुत से ज्यादा संख्या में वोट दिए जाने के लिए जनता खुद उत्साहित है। चुनाव आयोग द्वारा पूरी तैयारी के लिए गई है। यहाँ गोरखपुर के यूनिवर्सिटी से आज सारी पोलिंग पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो रही हैं। जैसा कि गर्मी को देखते हुए काफी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं वो पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जहां जहां वोटिंग होनी है वहां पर जो व्यवस्था होनी है उसके लिए काफी दिनों से लगे हुए हैं। कल कुछ बारिश हो जाने के कारण यहाँ पर कुछ ठंडी हवाएं चली है, जिससे काफी राहत मिली है गर्मी को लेके। और सारी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थान के लिए रवानगी ले रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन कल किस तरह का टेम्परेचर रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है कि कल का वोट परसेंट कितना जाएगा, ये कहा जा सकता है। और फिर इस पूर्वांचल में ये भी कहा जाता है कि काफी सारे लोग काम को लेकर पलायन करके गए हैं, तो वापस उनका आकर वोट करना या वोट परसेंट बढ़ाएगा। और फिर युवाओं को प्रेरित करना, क्योंकि हमने देखा कि अब तक के जो फेसेस सामने आए उसमें वोटिंग परसेंट 5th 6th तक ऊपर उठा, अब 7th में कितना जाएगा ये देखना होगा। विवेक लखनऊ से बने हुए हैं। विवेक, क्या आकलन आपका 7वें चरण को लेकर, क्या बताएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं जो पूर्वांचल की क्षेत्र से आती हैं। बात करें तो इन 13 सीटों में देखा जाए तो 6 सीट ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेफ है, उसको कोई नुकसान नहीं है। बाकी 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसपे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को कड़ी फाइट दे रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकते हैं कि आधी सीटें हैं जिसपे विपक्ष बहुत बेबाकी से बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर में बात करें तो रवि किशन प्रत्याशी हैं, काजल निषाद इंडिया गठबंधन से हैं। फाइट है पर रवि किशन जहां माना जा रहा है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। वहीं दूसरी सीट बात करें तो बांसगांव में है। 2009 से ही कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतते चले आ रहे हैं। पिछले 2 बार से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वहां बनी हुई है। सदर प्रसाद को कांग्रेस नवा टिकट दिया है, जो बसपा पुराने बसपाई हैं, खाटी बसपाई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो एक बड़ा जनाधार सदर प्रसाद के पास है, दलित समाज से आते हैं, तो दलितों को काटने का काम करेंगे इस बार। तो बांसगांव सीट पर कांटे की लड़ाई है, उस सीट पे कोई भी जीत सकता है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रसाद हो या फिर कमलेश पासवान हो। गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें बलिया में विपक्ष का प्रत्याशी सनातन पांडे बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। पिछले बार 4000 वोट से वीरेंद्र कुमार मस्त से हारे थे। आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने कि जानबूझ के चुनाव हराया गया है। चुनाव की काउंटिंग के दिन उस दिन हमला हुआ था उनकी गाड़ी पे। चुनाव आयोग ने बकायदा शिकायत भी दर्ज की थी, मुकदमा भी दर्ज कराया था। और आज तक बहुत लोग ये मानते हैं, समाजवादी पार्टी सहित कई लोग ये मानते हैं कि वहां चुनाव जो है वीरेंद्र कुमार मस्त को जिताया गया है। खासतौर पर इसी तरीके से बात करें तो
प्रयागराज की बात करें, यहाँ पे एक अच्छी फाइट देखने को मिल रही है उज्जवल रमन सिंह के द्वारा। इसके अलावा जो फूलपुर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बात करें अपना दल एस की, जो 2 सीटों के साथ लड़ रहे हैं, उन 2 सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सीट जो उनकी कैबिनेट मंत्री लड़ रही है वो सीट निकल सकती है, लेकिन जो प्रतापगढ़ की सीट है जो अपना दल है इसके खाते में है, वहां से वो जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशी को लेकर तमाम रोष है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। इसके अलावा गाजीपुर के अगर विश्लेषण करें तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता पुराना रहा है, बाकायदा घर भी गए थे अफजाल के अखिलेश यादव, और रीवा जो सिंपति है मुख्तार अंसारी को लेकर वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो घोसी की बात करें, घोसी पे राजीव राव बेहतर टक्कर दे रहे हैं। छड़ी चुनाव चिन्ह सुभाष की, अरविंद राजभर वहां से मैदान पे है, लेकिन इस सीट पे जहां तक ये सीट जो है वो फंस रही है एनडीए की, साफ तौर पर राजीव राय वहां पे लगे हुए हैं। तो तमाम तरह की ऐसी सिचुएशन कई सीटों पर बनके जो है वो उभरती चली आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो सीटें फंसी हुई है उस पर कौन विजयी होगा, हालांकि 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पूर्वांचल में इस बार तमाम समीकरण जो है वो बदले हुए दिखाई दिए हैं। 14 से पहले बसपा का गढ़ हुआ करता था वोट बैंक का पूर्वांचल, लेकिन 14 के बाद से जो नरेशन बदला है जिस तरीके से वो भाजपा के साथ गए हैं। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव भी पहले 2 लोकसभा चुनाव की तरह नहीं है, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं है, राष्ट्रवाद का कोई मुद्दा नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। तो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से वोट कर रहा है। जो विपक्ष का वोटर है वो काफी वोकल है, मीडिया के सामने भी वोकल है, चाय की दुकानों पे वोटर है। एक अंतर देखने को मिला इन सारी चीजों में कि जिस तरीके से 14 और 19 में वोटर जो है चाय की दुकानों पर, बाजारों पर भाजपा के लड़ जाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लड़ जाते थे, इस बार इंडिया गठबंधन के वोटर लड़ रहे हैं तमाम मुद्दों पर। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है, खासतौर पर यूथ लगातार सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो वोटर नाराज है, ये भी नहीं कह सकता जो एंग्री वोटर है वो एंटी वोटर हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन कई बार ऐसे केस में देखा गया है कि जो नाराज वोटर होते हैं कहीं ना कहीं उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाराजगी दूर करते हुए भी उस प्रत्याशी को वोट दे देते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हुए। जहां जहां पे प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखा जा रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छी लड़ाई में है और अपनी जीत भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन जहां प्रत्याशी से एंटी इनकम्बेंसी अगर बनी हुई है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आ रही है। और साफ तौर पर ये देखा भी जा सकता है, पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं, बलिया को बागी बलिया कहा जाता है, स्नातक पार्टी हारे थे। नारद राय को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरण फिट करना चाहे। जब नारद राय ने ज्वाइन किया तो काफी बढ़ चढ़ के संख्या में लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, भूमियार बिरादरी ने हिस्सा लिया और कहा जा रहा था कि जो भूमियार बिरादरी है वो पूर्वांचल में भाजपा को सपोर्ट करेगी। इसके पहले भूमियार बिरादरी को साधने के लिए मनोज सिन्हा को लाया गया था 2014 में। हमने देखा था कि इसका फायदा मिला था। नारद राय कितनी सक्रिय भूमिका निभाते क्योंकि बलिया के आसपास तक वो आदमी सक्रिय है, उनके पास जनाधार है। लेकिन बलिया के बाद गोरखपुर जिले में आप आइए, देवरिया जिले में आप आइए, यहाँ जो भूमियार का बेल्ट है, नारद राय की पकड़ इन बेल्ट में नहीं है। लेकिन बलिया की सीट के लिए नारद राय एक बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो वोट पोलिंग करा सकते हैं। लेकिन फिर भी सनातन पांडे बेहतर चुनाव बलिया से लड़ रहे हैं पारू। बिल्कुल। और ऐसे में अगर मैं मुद्दों की बात करूं और खासतौर पर जब मुद्दों के चयन को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो ये भी कहा गया कि नेशनल के मुद्दे भी हैं तो स्थानीय मुद्दे भी हैं। गोरखपुर में और फिरोज आप भी बताइएगा देवरिया में जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी कहा गया कि विपक्ष ने ज्यादातर स्थानीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की। क्या हवा का रुख देख रहे हैं, ये बताइए आदित्य। जी, जैसा कि मैं बता दूं, गोरखपुर में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हमेशा चर्चा करें, जैसे जल निकासी की समस्या, शहर का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। जो योगी सरकार आने के बाद गोरखपुर में काफी स्पीड पकड़ चुका है। ये स्थानीय मुद्दे जो है हर चुनाव में ये मुद्दे रहे हैं। जो कि गोरखपुर की जो सीट है वो गोरखपीठ की सीट कही जाती है, योगी आदित्यनाथ की सीट कही जाती है। इसलिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के मठाधीश होने के मंदिर के नाते जनता योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करती है। जो यहाँ पर समस्याएं थी जल निकासी, उसके लिए कार्य सरकार द्वारा हमेशा किया जा रहा है, प्रयासरत है सरकार की जल्द से जल्द इसका निस्तारण भी हो सके। जी, तो यहाँ पर योगी फैक्टर बड़ा दिख रहा है या मोदी फैक्टर बड़ा दिख रहा है आपको?
जी, गोरखपुर में बता दूं, जैसे प्रदेश में तो जैसे गोरखपुर का जो सीट है वहां पर योगी फैक्टर ज्यादा काम करता है। मोदी फैक्टर पूरे देश के लिए है, उसी तरह योगी फैक्टर गोरखपुर के, क्योंकि योगी का सीधा नाता गोरखपीठ मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर की आस्था सभी गोरखपुर वासियों से बहुत ही जुड़ी हुई है, इसलिए गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक योगी आदित्यनाथ से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पर सीटों का जो सीट पर पोलिंग होती है उसमें योगी आदित्यनाथ काफी समय सांसद रहे हैं, इसलिए उनका जुड़ाव जनता से बहुत ज्यादा है। सांसद होने के साथ साथ वो एक गोरखपीठ भी रहे हैं। सांसद जब वो रहे तब जनता के बीच उन्होंने जनता के सभी कार्यों को बहुत ध्यान से सुन के किया है। जैसा कि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब जब गोरखपुर योगी आदित्यनाथ आते हैं तब तब जनता दरबार लगाते हैं। जिस प्रकार वो सांसद के तौर पर यहाँ पे जनता की सेवा कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो जनता की सेवा करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को स्वयं सुनते हैं और उसका निस्तारण जल्द से जल्द करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। समस्याएं जो भी यहाँ पर होती है उन समस्याओं को अधिकारी उसको निस्तारण करने के जल्द से जल्द उसकी रिपोर्टिंग फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में करते हैं। जी देवरिया चलते हैं, फिरोज जुड़े हुए हैं। फिरोज, यहाँ आप क्या हवा बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अब आते आते हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसको भी लेकर विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं। इसी के साथ अखिलेश प्रताप अच्छे वक्ता हैं, क्या उनके पक्ष में माहौल देख रहे हैं या फिर एनडीए के पक्ष में माहौल देख रहे हैं? उनके कैंडिडेट शशिकांत मणि त्रिपाठी के पक्ष में माहौल देख रहे हैं? क्या हवा चल रही है जनता के बीच? आपको बता दें कि 2 लगातार 14 और 19 के मतदान इस बार भी उसने ब्राह्मण की जो सीट वहां पे 27% ब्राह्मण है, लेकिन इस बार जो एनडीए फिरोज की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। फिरोज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे 7वां चरण, कई सारी सीटें हैं जिन पर मतदान होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, 13 सीटें काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीटें हैं, हालांकि अंतिम चरण है और 13 सीटों पर फाइट है, जिसमें गोरखपुर सीट जिस पर सबकी नज़र रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे थे, उसके बाद से अब हम देख रहे हैं रवि किशन मैदान में हैं। और वहीं हम अगर बात करें अपना दरअसल तो उनकी भी 2 सीटें हैं, रॉबर्ट्सगंज देख लीजिए, और उसके अलावा हम देखें तो वाराणसी, जिस पर देश की नज़र है, ना केवल कई ऐसे लोग जो इंडियन पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो विदेशों में बैठे हुए लोग भी वाराणसी पर नजर रखे हुए हैं आखिर यहाँ से क्या निकलता है। और एक संदेश देने की कोशिश होगी वाराणसी में, क्योंकि एक भव्य रोड शो किया गया यहाँ काशी में भी, वाराणसी में भी, और काशी से निकला हुआ संदेश देश के जहन में किस तरह से जाता है, खासतौर पर पूर्वांचल जहाँ पर ये वोट होने हैं, जहाँ पर मतदान होना है, यहाँ किस तरह से ये संदेश जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जनता किस तरीके से अपने मन में लेती है, अपने दिमाग में लेती है, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन कई मुद्दे पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर भी गूंजे। जो कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो 2 चरणों में चुनाव हुए, इनमें पूरी ताकत झोंकी है, ना केवल बीजेपी ने बल्कि इंडिया अलायंस के लोगों ने भी। और अंत तक आते आते कई सारे मुद्दे आए, जिसमें मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा गूंजा, और उसके बाद आते आते एक बार फिर से राम मंदिर पर बात हुई। रामद्रोही, राम भक्त पर ये चुनाव आ गया। और अब ऐसे में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब कल जनता निकलेगी और वोट कास्ट करेगी, लेकिन भीषण गर्मी में इधर चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी नजर है। चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया है, वो अपनी जगह पर पहुंचेंगे, वोट कास्ट कराने के लिए तमाम तैयारियां करेंगे। और जनता के लिए भी, जनता को पोलिंग बूथ तक लेकर आना भी चुनाव आयोग के लिए चुनौती, क्योंकि भीषण गर्मी है। हालांकि आज थोड़ा टेम्परेचर वहां डाउन हुआ है, आंधी चली है। कल किस तरह का टेम्परेचर रहेगा, कल किस तरह की गर्मी रहेगी, उस पर भी डिपेंड करता है कि वोटर्स घर से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमारी भी अपील कि गर्मी हो, तपिश हो, सूरज की कितने भी तीखे तेवर हो, लेकिन आपके देश की लोकतंत्र से, हमारे देश के लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूर जाइएगा, सुबह चले जाइए, शाम को 4 बजे के बाद भी मतदान 6 बजे तक होता है, तब भी आप जा सकते हैं। 6 बजे के बाद भी अगर आप कतारों में मौजूद है तो भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। कुछ भी करिए, लेकिन वोट कास्ट जरूर कीजिए, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।